हिंदी की इस एक और कक्षा में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये क्लासेस आपके लिए रामबाण। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको चीजों को समझा रहा हूं। नोट्स बनाने के लिए भी आपको बहुत आसानी होगी। इससे पहले कुछ कक्षाएं हो चुकी हैं, यदि आपने वो नहीं देखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले एक सिलेबस वाली क्लास और उसके बाद 4 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और उसके बाद की 4 कक्षाओं में हम इन सभी बिंदुओं को कर चुके हैं जिन जिन में भी आप ये ग्रीन टिक लगा हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले हमने भाषा का परिचय भाग में भाषा क्या है अर्थात भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के परिवार, हिंदी का भाषा परिवार। उसके बाद भाग 2 में हमने हिंदी भाषा के तथ्यों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद अपभ्रंश से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ ये जाना, हिंदी शब्द आखिरकार कैसे बना इसको हमने समझा। हिंदी भाषा के भौगोलिक तथ्य, उसमें हमने हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां इनको विस्तार पूर्वक समझा सबसे लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु हैं हिंदी भाषा के राजनीतिक और संवैधानिक तथ्य, जिसमें हम संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इस कंप्लीट हिंदी सीरीज में मैं आपको पूरी हिंदी कराने वाला हूं। जो कुछ भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, भारतवर्ष के अंदर होने वाली ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ये आप अपने सामने 12 भाग देख रहे हो। इसके अलावा ये भाग भी हमें कवर करने हैं और कुल मिलाकर हम 27 भाग तक अपने इस सिलेबस को पूरा करेंगे। यदि आपको सिलेबस जानना है तो आप सबसे पहली वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर 4 क्लासेस हमने कर ली हैं। आज ये हमारी 5वीं कक्षा है और आज इस 5वीं कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के संवैधानिक तथ्य। और हिंदी भाषा के संवैधानिक तथ्यों में हम सबसे पहले जानेंगे मातृभाषा, राजभाषा व राष्ट्रभाषा क्या है। उसके बाद हम संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको समझेंगे और उसके बाद संविधान में जो भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जो भाषा संबंधी प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में, उनको जानेंगे। तो ये है आज हमारी क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। यदि आपने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उनको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। इसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं मातृभाषा क्या होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मातृभाषा के बारे में। जो भाषा माता की गोद से स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह मातृभाषा होती है। जिस भाषा को शिशु माता की गोद से सीखता है और इस भाषा का विकास परिवार और समाज से होता है, फैमिली से और सोसाइटी से होता है। मातृभाषा वह भाषा है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं। जहां हम पैदा होते हैं वहां बोली जाने वाली भाषा हम खुद ही सीख जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब मातृभाषा के संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मातृभाषा होती है वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई पंजाब में पैदा हुआ है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मथुरा क्षेत्र में जन्म लेता है और उसी समाज में पला बढ़ा है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी, उसकी मातृभाषा ब्रजभाषा होगी। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि मातृभाषा इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि जो व्यक्ति वो किस क्षेत्र में पला बढ़ा है, किस समाज में उसका पालन पोषण हुआ है। उस समाज की जैसी बोली होगी, जैसी भाषा होगी, वैसी ही बोली या वैसी ही भाषा उस व्यक्ति की भी होगी जो उस समाज में पला बढ़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस भाषा का जो विकास होता है वो परिवार से और समाज से होता है। और मातृभाषा क्या होगी ये क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। वो एक अलग बात है कि कुछ मामलों में अलग स्थिति हो सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन उसके माता पिता फ्रांस से हैं और वे घर पर फ्रेंच में बात करते हैं। अब वैसे तो वह व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ है जहां के निवासियों की जो मातृभाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी है, लेकिन उस व्यक्ति की मातृभाषा फ्रेंच होगी क्योंकि उसने पहली भाषा कौन सी सीखी थी, फ्रेंच ही सीखी थी। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं। जैसी भाषा वो बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति भले ही अमेरिका में पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता पिता फ्रेंच बोलते हैं तो उसके लिए मातृभाषा क्या होगी, फ्रेंच हो जाएगी। तो दूसरे शब्दों में यदि हम मातृभाषा को परिभाषित करने की कोशिश करें तो मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा वह पहली भाषा है जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मातृभाषा ही वह पहली भाषा होती है जिसे कोई भी प्राणी सबसे पहले सीखता है। और मातृभाषा की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यदि हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है किसी दूसरे के सामने तो हम सबसे ज्यादा जो सहज होते हैं, हम सबसे ज्यादा जो आसानी महसूस करते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। हमें यदि कोई भी बात दूसरे को बतानी है तो हम मातृभाषा में सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं और हम बहुत अच्छी प्रकार से अपनी मातृभाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उतना सहज हम किसी दूसरी भाषा में नहीं होते जितना सहज हम अपनी बात को पहुंचाने में अपनी मातृभाषा के माध्यम से होते हैं। तो इसीलिए मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम मानी जाती है, सबसे मजबूत माध्यम मानी जाती है, क्योंकि मातृभाषा में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक बहुत ही सहज
सहजता से पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारी जो मातृभाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, तो हम ज्यादा सहज किस भाषा को बोलने में महसूस करेंगे? खड़ी बोली को। अब यदि हमें अंग्रेजी बोलने के लिए कह दिया जाए कि हमें अपनी बात को अंग्रेजी में दूसरे तक पहुंचाना है, और भले ही हमें अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो, बावजूद उसके हम अपनी बातों को बहुत गहराई से केवल और केवल खड़ी बोली में व्यक्त कर सकते हैं, अंग्रेजी में हम अपनी बातों को उतनी गहराई से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मातृभाषा जो होती है वो विचार को अभिव्यक्त करने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का सबसे सशक्त माध्यम होती है, सबसे मजबूत माध्यम होती है। तो मुझे उम्मीद है मातृभाषा आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम राजभाषा की। ये जो बिंदु है ना, ये संविधान से जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे देश का संविधान लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूरा हुआ। कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए और बाकी बचे हुए प्रावधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गए। तो हुआ यह था कि आजादी से पहले ही देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की जाने लगी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी। स्वतंत्रता से पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और उन आंदोलनों के साथ साथ ही हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग भी लगातार की जाती रही थी। अब बात तो की जा रही थी राष्ट्रभाषा बनाने की, तो संविधान के निर्माताओं ने इस बात की तरफ ध्यान दिया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। आंदोलन तो इस बात को लेकर के थे कि राष्ट्रभाषा बनाइए, लेकिन जब संविधान सभा ने देखा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के इतने सारे प्रस्ताव आ रहे हैं, तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा, हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं बनाया, लेकिन 14 सितंबर 1949 को इसे संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया और संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को डाल दिया। अब क्योंकि यह घटना कब हुई? 14 सितंबर को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में कई बार एक प्रश्न आता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। अब एक बात जानिए, ये जो शब्द आप देख रहे हो राजभाषा, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है। इससे पहले मध्यकालीन भारत में भी राजाओं, सुल्तानों और बादशाहों के जमाने में भी अपनी राजभाषा होती थी। याद रखिएगा इस बात को, राजाओं, सुल्तानों व बादशाहों के जमाने में राजभाषा को दरबारी भाषा बोलते थे। जैसे इतिहास में कई बार प्रश्न आता है कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो हम उसका उत्तर देते हैं फारसी। तो सुल्तानों और बादशाहों के जमाने में जो राजभाषा होती थी उसको हम क्या कहते थे? दरबारी भाषा कहते थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था कि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि संविधान के किस भाग में कौन सा अनुच्छेद भाषा से संबंध रखता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120, भाग 6 के अनुच्छेद 210 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये वो भाग और अनुच्छेद हैं जो भाषा से संबंध रखते हैं, जो भाषा से संबंधित हैं। और इसी भाग 17 के अनुच्छेद 343 के पहले खंड में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। मैंने क्या बताया? अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी घोषित की गई है। और इतना ही नहीं, इन प्रावधानों के साथ ही भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। जो शेड्यूल 8 है, जो अनुसूची 8 है, उसमें भारत की 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था। आरंभ में केवल और केवल 14 लैंग्वेज को ही शामिल किया गया था। और वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो 14 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यानी स्टार्टिंग में तो केवल और केवल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था। तो फिर ये 22 भाषाएं कैसे हो गई? वो इस प्रकार हुई। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में शामिल कर लिया गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल कर लिया गया। और फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल कर लिया गया। तो मैंने क्या बताया? देखिए, सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को 1992 में, और इसके साथ साथ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 14 भाषाएं तो स्टार्टिंग में ही थी, 15वीं आ गई 1967 में, फिर 15 में 3 और जुड़ गई, 18 हो गई 1992 में, और फिर उसके बाद 18 में 4 और जुड़ गई, 22 हो गई 2003 में। तो इस प्रकार ये कुल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। इनसे कई बार प्रश्न भी बन जाता है, आपको 4 विकल्प दे देगा कि इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, या ऐसे दे देगा कि निम्न में से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है। इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं, तो आपको इन 22 भाषाओं को याद भी रखना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने ये बात जानी थी कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में और इसके अलावा
भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें जो भाग 5 का अनुच्छेद 120 है, उसमें प्रावधान है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले उसी के बारे में जान लेते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 120 के खंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद में कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। जो आर्टिकल 120 है और उसी का जो पार्ट 1 है, उसी के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया है कि जो संसद में काम होगा वो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी उस समय सभा की अध्यक्षता कर रहा होगा, सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अर्थात सदन का कोई भी ऐसा सदस्य, कोई भी ऐसा एमपी जो ना तो हिंदी में और ना अंग्रेजी में अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो हिंदी अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकता, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। भाई यदि वो सदस्य लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष अनुमति देगा, और यदि वो सदस्य राज्यसभा का है तो राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष देगा। और यदि अध्यक्षता लोकसभा का सभापति या राज्यसभा का सभापति नहीं कर रहा है तो उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी है, जो अध्यक्षता कर रहा है, वो उस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अब देखिए, जिस तरह से संविधान सभा ने यह कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अर्थात सेंटर की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, इसी प्रकार संघ की ही तरह राज्यों को भी अपनी राजभाषा अपनाने की छूट है। संघ की तरह ही राज्यों को भी राजभाषा अपनाने की छूट है। और याद रखिएगा, हिंदी इस समय 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। वो राज्य कौन कौन से हैं जिनकी हिंदी राजभाषा है? तो वे 9 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये वो 9 राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी राजभाषा हिंदी है। वो कौन सा है? वो है दिल्ली। और इसके अलावा भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित कर रखा है। हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित कर रखा है महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों ने। और इसके अलावा चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित कर रखा है। तो हमने संघ की राजभाषा को समझा और यह भी जाना कि राज्यों को भी अपनी राजभाषा अपनाने की छूट है। अब जानते हैं कि कानून की और न्याय की भाषा क्या होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 348 और 349 के अनुसार न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी इंग्लिश ही होगी, अंग्रेजी ही होगी, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा माना है। आर्टिकल 348 और 349 के अनुसार न्याय और कानून की भाषा उन राज्यों में भी इंग्लिश ही है जिन्होंने हिंदी को राजभाषा माना है, राजभाषा के रूप में अपनाया है। नियम, अधिनियम और विधि के नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं, बाद में उनका हिंदी में बस अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा चलती है वो अंग्रेजी ही चलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ कई जगह पर भाषाओं को लेकर भी आंदोलन चल रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र के लोग ये भाषा बोलते हैं, तो इस भाषा के आधार पर हमारे एक अलग राज्य का गठन कर दीजिए। और याद रखिएगा, इसी के फलस्वरूप 1952 में एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन करते हुए अपनी जान दे दी। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की मुहिम तेज हो गई और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो यदि प्रश्न आए कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया गया था। और फिर इसी क्रम में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों ने क्रमशः पंजाबी, मराठी और गुजराती को फिर राजभाषा बनाया। तो हमने मातृभाषा को समझा, हमने राजभाषा को समझा। अब बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा देश की आधिकारिक भाषा होती है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका किसी देश में सबसे अधिक प्रयोग होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश जनता अंग्रेजी बोलती है, इसलिए अंग्रेजी अमेरिका की राष्ट्रभाषा है। हालांकि भारत की भी एक बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है, मगर बड़ी संख्या ऐसी भी है जो ना हिंदी बोलती है ना हिंदी समझती है। इस वजह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। और ध्यान रखिएगा, भारत देश में ना तो कोई निश्चित धर्म है, न ही कोई निश्चित भाषा है, और संविधान में हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यहां तक कि संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं किया ही नहीं गया है। इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और वो सभी भारत की ही भाषाएं हैं।
केवल हिंदी ही नहीं है, वो सभी भारत की भाषाएं हैं। हिंदी भी भारत की भाषा है और वो सभी भी भारत की भाषाएं हैं। हाँ, भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हिंदी को ना समझते हैं ना बोलते हैं। जैसे दक्षिण भारत में हिंदी को ना के बराबर समझते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। वहां पर कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम आदि भाषाओं का प्रचलन है। तो वो सभी भारत की भाषाएं हैं, इसलिए भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आज की इस क्लास में हमने भाषा के संवैधानिक तथ्यों को समझा, हमने समझा मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब अगली क्लास में हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत की 22 भाषाएं और उनकी लिपियों को समझेंगे। भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, लिपि और उनके प्रकार, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है, रोमन लिपि क्या है, ब्रेल लिपि क्या है, और इसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषताएं और दोष, इस सब के बारे में हम समझने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही।